बोल मारी मां, बोल मारी मां, जय मां अंबे। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा का दिन है। इस शुभ अवसर पर आज मां अंबे के दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। अंबाजी में माता के दर्शन करने के लिए एक प्रकार से मैं कहूं तो मां की गोद में ही हमारी जिंदगी बीती है, आप सबकी भी बीती है। और हम हमेशा अनुभव करते हैं, जब भी यहां आते हैं एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा लेकर के जाते हैं, नया विश्वास लेकर के जाते हैं। इस बार मैं ऐसे समय में यहां आया हूं जब विकसित भारत का विराट संकल्प देश ने लिया है। 130 करोड़ देशवासियों ने लिया है कि 25 साल के अंदर अंदर हम हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। मां अंबा के आशीर्वाद से हमें हमारे सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। इस पावन अवसर पर मुझे बनासकांठा के साथ साथ गुजरात के अनेक जिलों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार देने का अवसर भी मिला है। आज जिन 45,000 से अधिक घरों का लोकार्पण और करीब लोकार्पण और शिलान्यास मिला दें तो 61,000, उन सभी लाभार्थियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन्हें आज अपना घर मिला है। इस बार आप सभी की दिवाली नए घर में मनेगी, अपने खुद के घर में मनेगी। આપણને આનંદ થાય કે ના થાય ભાઈઓ? પોતાના ઘરમાં દિવાળી ઉજવવાની વાત આવે અને જેણે જિંદગી ઝૂંપડામાં કાઢી હોય એને પોતાના પાકા ઘરમાં દિવાળી મનાવવાનું મન થાય। એની જિંદગીની આ મોટામાં મોટી દિવાળી હોય કે ના હોય? भाइयों और बहनों, जब हमारी नारी सम्मान की बात करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत सहज सी बात लगती है। लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी सम्मान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भाई आ फलाना भाई नो छोकरो आ बहादुर छे, એવું કહે કે ના કહે? ભારતની પરંપરા જુદી છે। भारत में हमारे यहां वीर पुरुषों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदाहरण देता हूं, आप भी सोचिए। अब देखिए, अर्जुन महान वीर पुरुष थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुनते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन, ऐसा नहीं बोलते लोग। लोग क्या कहते हैं? हम जब भी सुनते हैं तो उनका नाम पार्थ सुना। ये पार्थ क्या है? जो पृथा यानी कुंती के पुत्र है। अर्जुन की जब वर्णन आता है तो कौंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जा गया है।
इसी प्रकार से भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान, उनका भी जब परिचय होता है तो देवकी नंदन कहते हैं, देवकी का पुत्र कृष्ण इस प्रकार से कहते हैं। हनुमान जी की बात आती है तो हनुमान जी को भी, हनुमान जी से बड़ा कोई वीर तो हमने अभी सुना नहीं है, लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते हैं अंजनी पुत्र हनुमान, यानी मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में, ये मां के महात्म्य को, नारी के महात्म्य को, स्त्री शक्ति के महात्म्य को हमारी संस्कार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है। इतना ही नहीं, ये हमारे संस्कार ही है कि हम अपने देश भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। साथियों, ऐसी महान संस्कृति से जुड़े होने के बावजूद हमारे देश में ये भी हमने देखा कि घर की संपत्ति पर, घर के आर्थिक फैसलों पे ज्यादातर हक पिता का या बेटे का रहा। આપણને બધાને ખબર છે, ઘર હોય તો પુરુષના નામે, ગાડી હોય પુરુષના નામે, દુકાન હોય પુરુષના નામે, ખેતર હોય પુરુષના નામે, મહિલાના નામે કશું જ ના હોય અને પતિ ગુજરી જાય છોકરાના નામે થઈ જાય। આપણે નક્કી કર્યું कि हम प्रधानमंत्री आवास जो देंगे, दीनदयाल आवास जो देंगे, उसमें माता का भी नाम होगा। इसलिए 2014 के बाद हमने फैसला लिया कि गरीबों को सरकार जो पक्के घर बनाकर दे रही है वो मां के नाम होगा या फिर मां और उसके पति के नाम पर होगा, मां या उसके बेटे के संयुक्त नाम पे होगा। अभी तक देश में गरीबों को 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं। ये जो खुशी आप जिन लोगों के चेहरे पर देख रहे थे ना, इस देश के 3 करोड़ लोगों को घर मिला है और ऐसी ही खुशी उनके चेहरे पर आज नजर आ रही है। और जिनमें से अधिकतर घरों की मालकिन माताएं बहनें हैं। अपना घर होने की वजह से ये अब जो घर मिला है ना, आ घरनी આજની કિંમત કહીએ તો આ બધી બહેનો લખપતિ થઈ ગઈ છે। બરાબર સંભળાય છે ને છેલ્લે સુધી? मैं गुजरात सरकार को बधाई दूंगा कि वो हर गरीब को पक्का घर देने के अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। मैं भूपेंद्र भाई को धन्यवाद करता हूं। पिछले वर्ष ही 1.5 लाख घर गुजरात में पूरे हो चुके हैं। त्योहारों के इस मौसम में गरीब परिवारों की बहनों को अपनी रसोई चलाने में समस्या ना हो, इसलिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना भी आने वाले 3 महीने के लिए और बढ़ा दी है। मुश्किल समय में देश के 80 करोड़ से अधिक साथियों को राहत देने वाली स्कीम पर केंद्र सरकार करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 4 लाख करोड़ रुपए। बीते 2 दशकों से माताओं बहनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे मिला है। बनासकांठा तो इसका एक बहुत बड़ा साक्षी रहा है। मुझे बहुत कष्ट होता था कि जहां माता अंबाजी और माता नड़ेश्वरी विराजमान है, वहां बेटियों की पढ़ाई को लेकर भी हम पीछे क्यों है।
इसलिए मैंने जब मां नर्मदा से बनासकांठा के खेत खलिहान को लहलहाने का प्रण लिया था, तब आपसे मैंने मां सरस्वती को भी घर में स्थान देने का आग्रह किया था। मुझे याद है कि मैं बहनों से बार बार कहता था कि बेटियां नहीं पढ़ेगी तो मां सरस्वती घर में नहीं आएगी, और जहां सरस्वती न हो वहां लक्ष्मी जी कभी पांव तक नहीं रखती। मुझे खुशी है कि बनासकांठा की बहनों ने, आदिवासी परिवारों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। आज मां नर्मदा का नीर यहां की तकदीर बदल रहा है, तो बेटियां भी बड़े शौक से स्कूल कॉलेज जा रही है। कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई में भी बनासकांठा ने बहुत सहयोग दिया है। प्रसूति के दौरान माताओं को सुखड़ी वितरण का कार्यक्रम हो या फिर दूध दान करने का अभियान, बनासकांठा ने सफलता के साथ इसे आगे बढ़ाया है। भाइयों और बहनों, मातृ सेवा का जो संकल्प हमने यहां लिया, 2014 के बाद इसके लिए पूरे देश में काम चल रहा है। माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन की हर पीड़ा, हर असुविधा, हर अड़चन को दूर करने के लिए उन्हें भारत की विकास यात्रा का सारथी बनाया जा रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर देश की सेना में बेटियों की संपूर्ण भागीदारी तक बेटियों के लिए अवसरों के दरवाजे खोले जा रहे हैं। टॉयलेट्स हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर जल हो, जन धन खाते हो, मुद्रा योजना के तहत मिल रही बिना गारंटी के ऋण हो, केंद्र सरकार की हर बड़ी योजना के केंद्र में देश की मातृशक्ति है, नारी शक्ति है। साथियों, जब मां सुखी होती है तो परिवार सुखी होता है, जब परिवार सुखी होता है तो समाज सुखी होता है, और समाज सुखी होता है तो देश सुखी होता है। मेरे भाइयों, यही सही विकास है। इसी विकास के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये मंदिर के सामने जो इतना जाम लगता था, इससे मुक्ति मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? वहां शांति का वातावरण चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मार्बल लेकर जो ये बड़े बड़े ट्रक मंदिर के सामने से गुजरते हैं, इनके लिए अलग रास्ता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आज नई रेल लाइन और बाईपास के रूप में हम सभी की एक कामना पूरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊंगा। आप सबको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज जिस तारंगा हिल, अंबाजी, आबू रोड, महसाना, ये जो रेल लाइन का शिलान्यास हुआ है ना, देश जब गुलाम था, अंग्रेज जब राज करते थे, अंग्रेजों के जमाने में ये रेल लाइन बनाने का फैसला अंग्रेजों ने 1930 में किया था। यानी करीब करीब 100 साल पहले फाइलें पड़ी हैं। इसकी परिकल्पना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। यानी इस क्षेत्र में रेल लाइन की कितनी अहमियत थी, रेल लाइन की जरूरत कितनी थी, ये 100 साल पहचाना गया। लेकिन साथियों, शायद ये काम भी परमात्मा ने, मां अंबा ने मुझे ही करने के लिए कहा होगा। दुर्भाग्य से आजादी के बाद ये काम नहीं हुआ। आजादी के इतने दशकों तक ये फाइलें सड़ती रही। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो इसके पीछे लगा हुआ था, इसका प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, सरकार कुछ और थी। ये हमारा सौभाग्य है कि आज जब देश आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है, तब हमारी डबल इंजन की सरकार को इसे माता के चरणों में
समर्पित करने का अवसर दे दिया है। इस रेल लाइन से और बाईपास से जाम और दूसरी समस्याओं से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही मार्बल उद्योग को भी बल मिलेगा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में है, जो आज चालू हो गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यहां का मार्बल, और हमारे किसान तो यहां आलू की खेती करने में मशहूर हो गए, अब सब्जियों की खेती कर रहे हैं, टमाटर की खेती कर रहे हैं, और दूध में भी पीछे नहीं है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से उनके लिए रास्ता मिल जाएगा, आसानी से पहुंचाना सरल हो जाएगा। किसानों को विशेष लाभ इसलिए भी होगा क्योंकि आने वाले समय में विशेष किसान रेल भी यहां से चल सकती है। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा लाभ यहां के पर्यटन उद्योगों को होने वाला है। यहां तो अंबाजी मां स्वयं विराजमान है, और जब मैं मुख्यमंत्री था तो हमने यह 51 शक्तिपीठों का भी निर्माण किया है। मां अंबा स्वयं 51 शक्तिपीठों में से एक है, और हमने सभी दुनिया भर में जहां जहां मां अंबा का स्थान है उसी रिप्लिका यहां बनाई है। यानी एक प्रकार से ये 51 तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा अंबाजी में आने से हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है अभी भी लोग इतनी तेजी से आते हैं कि मां अंबा के दर्शन किए फिर भाग जाते हैं। मैं ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता हूं कि जो अंबाजी आएगा उसको 2-3 दिन यहां रहना पड़े, इतनी सारी चीजें मुझे खड़ी कर देनी है ताकि यहां पूरा रोजी रोटी बढ़ जाए। देखिए पास में गब्बर, अब हम गब्बर को बदल रहे हैं, आपको नजर आता होगा। किसी ने सोचा होगा क्या? आज गब्बर तीर्थ के विकास के लिए मैं गुजरात की सरकार की बहुत प्रशंसा करता हूं। अब अजितनाथ जैन मंदिर, तारंगा हिल, उसके दर्शन भी आसान हो जाएंगे। जैसे पालीताना का महत्व बढ़ गया है, वैसे तारंगा हिल का भी महत्व बढ़ेगा। ये आप लिख करके रखिए। ट्रेन चलेगी तो ज्यादा तीर्थयात्री यहां आएंगे। होटल, गेस्ट हाउस, दुकान, ढाबे वालों की यानी उनकी आय बढ़ेगी। छोटे छोटे दुकानदारों को काम मिलेगा। युवाओं के लिए गाइड से लेकर के टैक्सी सेवाओं तक नए मौके मिलेंगे। और धरोई डैम से लेकर के अंबाजी तक पूरा बेल्ट मुझे विकसित करना है। जैसे आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर के देखते हैं, वैसा ही मैं यहां करना चाहता हूं। पूरा एक क्षेत्र, धरोई डैम में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर संभावनाएं, अब उन्हें भी और विस्तार मिलेगा। भाइयों और बहनों, एक तरफ आस्था और उद्योगों का ये गलियारा है, और दूसरी तरफ हमारा बॉर्डर है जहां हमारे वीर जवान राष्ट्र रक्षा में तैनात रहते हैं। हाल ही में सरकार ने सुईगाम तालुका में सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। प्रयास ये है देश भर से लोग यहां आकर के सीधे हमारे बीएसएफ के जवानों के अनुभवों को देखें, जान सके। ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय एकता के पंच प्राणों को भी ताकत देने वाला है और यहां पर्यटन से जुड़े नए रोजगारों का भी सृजन करेगा। मीठा, थराद, डीसा सड़क के चौड़ी होने से भी इस परियोजना को बल मिलेगा। डीसा में एयरफोर्स स्टेशन में रनवे और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से हमारी वायुसेना की ताकत भी इस क्षेत्र में बढ़ने वाली है। रणनीतिक लिहाज से ये एयरफोर्स स्टेशन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जब इतना बड़ा स्टेशन यहां बन रहा है, तब आसपास व्यापार कारोबार भी बढ़ेगा। यहां दूध, फल, सब्जी से लेकर अनेक प्रकार की जरूरतें पैदा होगी, जिससे यहां के किसानों, पशुपालकों सभी को लाभ तय है। भाइयों और बहनों, बीते 2 दशकों के निरंतर प्रयासों से बनासकांठा की तस्वीर बदल चुकी है। नर्मदा के नीर, सुजलाम सुफलाम और ड्रिप इरिगेशन ने स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।
इसमें बहनों की भूमिका, इस भूमिका में बहनों का रोल बहुत अग्रणी रहा है। बनासकांठा में कभी अनार की खेती होगी, अंगूर की खेती होगी, आलू और टमाटर इतने बड़े पैमाने पैदा होंगे, कुछ साल पहले तक ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आज जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो किसानों, युवाओं, महिलाओं सभी का जीवन बदलने का काम करेगी। एक बार फिर मां के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई। आपका भरपूर आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। અને પહેલા તો મારે તમારી માફી માંગવી પડે કે મને આવતા મોડું થયું, મને અંદાજ નહોતો કે હવે મેં કહું અહીંયા સીધા નીકળીશું ને પહોંચી જઈશું, પણ રસ્તામાં એટલી મોટી સંખ્યામાં બધા ગ્રામજનો ઉભા હતા તો સ્વાભાવિક રીતે મારું મન થતું હતું એમને પગે લાગવું, અને એમ કરતા કરતા પહોંચવામાં મોડો પડ્યો, એટલે આપ બધાએ રાહ વધારે જોવી પડી, એ બદલ ક્ષમા માંગુ છું। પણ આપણા બનાસકાંઠાના ભાઈઓ અને હવે તો બાજુમાં આપણું ખેડબ્રહ્મા પણ, અમારો સાબરકાંઠાનો પટ્ટો પણ આને જ પડે। આપણે બધાએ વિકાસ અને પ્રગતિના નવા શિખરો સર કરવા છે, અને આ 25 વર્ષ આપણી પાસે મોટો મોકો છે ભાઈઓ। આજે દુનિયામાં લોકોનું ભારત માટેનું આકર્ષણ વધ્યું છે। હવે આ મોકો જતો કરાય, આ તક જતી કરાય, મહેનત કરવી પડે કે ના કરવી પડે, વિકાસના કામોમાં જોર આપવું પડે કે ના આપવું પડે, બધાએ સાથે મળીને આગળ વધવું જોઈએ કે ના વધવું જોઈએ, આ કરીએ તો જ પ્રગતિ થાય ભાઈઓ। અને એ પ્રગતિ કરવા માટે આપે હંમેશા સાથ અને સહકાર આપ્યો છે, એ જ મારી તાકાત છે, એ જ મારી મૂડી છે, એ જ તમારા બધાના આશીર્વાદ અમને નવું નવું કામ કરવાની પ્રેરણા આપે છે। એટલે આ માતાના ધામમાંથી આપ સૌનો, સૌ ગુજરાતવાસીઓનો હૃદયથી આભાર વ્યક્ત કરું છું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અહીંયા પધારવા માટે અને આ વિવિધ વિકાસ કામોની ભેટ આપવા માટે। આજે શ્રદ્ધાની સાથે સાથે પ્રગતિનો ઘંટારવ થઈ રહ્યો છે। ઘરે ઘરે સહિયારી સમૃદ્ધિની જ્યોત પ્રગટી છે। 9 દિવસ ઉપવાસને વ્રત કરી માં અંબાની આરાધના કરતા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી જનજનના વિકાસની સાધના આજીવન કરી રહ્યા છે। જેમના જીવનની પળ પળને હર ક્ષણ દેશવાસીઓની પ્રગતિ માટે સમર્પિત છે, એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનો ફરી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર। સાથે જ અમે ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, સૌ માનવંતા મંત્રીગણ સહિત। તો હાલમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધન કરતા કહ્યું છે કે જે જનતાનો સાથ મળ્યો છે, જનતાનો સાથ મળતો રહેશે, અનેક વિકાસના કાર્યો આ રીતે જ થતા રહેશે। સાથે જ અંબાજીમાં જે લોકો આવે છે, સવારે દર્શન કરી રાત્રે પરત થઈ જાય છે, તેવું ન થાય। આવનાર સમયમાં તેઓ વધુ સમય રહી શકે તે માટેના પણ અનેક વિકાસ કાર્યો કરવામાં આવશે। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે પહોંચ્યા હતા સભામાં, ખુલ્લી જીપમાં સવાર થઈને આવ્યા, લોકોએ તેઓનું અભિવાદન ઝીલ્યું। સાથે જ તેઓએ સભા સ્થળ ઉપર પોતાના સંબોધનના અંતમાં એ તમામ લોકો પાસે માફી માંગી। તેઓએ કહ્યું હતું કે હું જે સમય વિચાર્યો હતો તેનાથી વધુ સમય આવી ગયો, પરંતુ જ્યારે હું આવી રહ્યો હતો ત્યારે રસ્તામાં અનેક ગ્રામજનો મને મળવા આવી રહ્યા હતા, તેઓના આશીર્વાદ લેવા જરૂરી હતા, જેથી મને આવવામાં પણ સમય લાગી ગયો। સાથે અનેક વિકાસ કાર્યોની આ ભેટ આપવામાં આવી છે। જે આવાસ યોજનાઓ છે, તે આવાસ યોજનાઓ સમગ્ર ગુજરાતની અંદર ઠેર ઠેર જેનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે। અને દિવાળીના દિવસો દરમિયાન આ આવાસો તેમને મળ્યા છે, તો દિવાળીમાં તેઓ આ નવા ઘરની અંદર ખુશી સાથે પોતાના પરિવાર સાથે જશે, તેને લઈને પણ ખુશી વ્યક્ત કરતા જોવા મળી રહ્યા હતા। પ્રધાનમંત્રીએ તમામ લોકોના અભિવાદન ઝીલ્યા બાદ હવે તેઓ રવાના થઈ રહ્યા છે, અંબાજી મંદિરે જશે, અને મંદિર ગયા બાદ તેઓ પૂનમની જે આરતી છે તેનું પણ શરૂઆત કરશે। ત્યારબાદ ગબ્બર ઉપર પણ પહોંચશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। જે જાણકારી હાલમાં મળી રહી છે તે પ્રમાણે 6,909 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી।
હાલ રોકાઈશું એક વિરામ માટે. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.